छायावाद की विशेषताओं के संदर्भ में आठवां व्याख्यान। छायावाद की प्रवृत्तियों के संदर्भ में हमने पहले जो चर्चाएं की थी उसमें उसके भाव पक्ष और कुछ शिल्प पक्ष की विशेषताओं के बारे में बात की थी। आज उसी क्रम में कुछ आगे बढ़ते हुए, यानी इसके पूर्व में हमने भाषा पर बात कर ली थी कि और भाषा और छंद पर बात की थी कि किस प्रकार भाषा और छंद के संदर्भ में छायावादी कवियों ने कुछ नई बातें प्रस्तुत की, यानी भाषा को तत्सम भाषा के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया और साथ साथ उन्होंने चित्रात्मकता आदि को भी अपनी कविता में प्रस्तुत किया। प्रसाद की भाषा में प्रगाढ़पन था और महादेवी की भाषा में गीतात्मकता, इस तरह की कई बातें पिछले व्याख्यान में चर्चा की गई थी। उसके साथ साथ छंद की बात करते हुए ये बात ध्यान में रखी गई थी कि छायावादी कविता में शिल्प के संदर्भ में मुक्त छंद की प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि छायावादी कवियों ने मुक्त छंद में कविताओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया और इसके कारण वो एक लोकप्रियता भी। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है कि छायावादी कविता ने शास्त्रीय छंदों की केवल छंदों का कम प्रयोग किया और उसके स्थान पर उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। इसमें यह बात ध्यान देने योग्य है कि छायावादी कविता छंद मुक्त कविता नहीं है, बल्कि वो मुक्त छंद की कविता है जिसमें अर्थ लय की बात की जाती है, यानी कवि शब्द लय से ज्यादा अर्थ लय की बात करता है। इन दो बिंदुओं के बाद आज अन्य बिंदु पर हम जो चर्चा करेंगे वो है अलंकार, कि छायावादी कवियों ने अपनी कविता में अलंकार को भी एक नए तेवर के साथ प्रस्तुत किया। द्विवेदी युग की जो कविता थी वो एक व्याकरणिक बंधन में थी जो शास्त्रीय छंदों को महत्व देती थी। तो शास्त्रीय छंदों को महत्व देने के कारण उनकी कविताओं में जो संस्कृत में माने हुए छंद थे या लोकप्रिय छंद थे उनका प्रयोग कवियों ने किया, जिनमें एक सादगी का भाव होता था। जबकि छायावादी कविता में जो छायावादी कवियों की आत्मा व्यक्ति के जो तीव्र था, जो भावावेग था, उसने उस तत्कालीन छंद विधान में एक रुकावट के जैसा महसूस किया। यानी जो छायावादी कवियों की जो भावाव्यक्ति थी उसमें जो प्रचलित शास्त्रीय छंद विधान थे या प्रचलित जो अलंकार थे वो उसके लिए उपयुक्त नहीं लगे। इसलिए छायावादी कवियों ने अलंकार के संदर्भ में कई नवीन प्रयोग किए। इसका कारण ये था कि छायावादी कवियों की जो सौंदर्य भावना थी वो उन्मुक्त थी, विस्तृत थी, सूक्ष्म थी और अनुभव प्रवण थी और उसके साथ साथ कल्पनाशीलता और स्वप्नशीलता को अपने में समाहित की हुई थी। तो इसलिए छायावादी कवियों की स्वप्नशीलता या भावावेग जो तत्कालीन अलंकार विधान थे उसमें भी वो फिट नहीं बैठे। वस्तुतः छायावादी कविता का जो रूप विन्यास था वो उनके आंतरिक सौंदर्य का परिणाम था। कवि सौंदर्य की अनुभूति बेहद गहराई से करता है और ऐसी स्थिति में वो उस समय के अलंकार को एक नए तेवर में प्रस्तुत करता है। वह आत्मा व्यक्ति के लिए जो उस समय के अलंकार थे, जो रूढ़ अलंकार थे, उनमें भी एक नयापन लाता है। वो भाव को व्यक्त करने हेतु विराट कल्पना को भी अपनाता है। इसलिए छायावादी कविता में स्वप्न और कल्पना विराट अर्थों में है, बड़े अर्थ में है, जबकि भाव को व्यक्त करने के लिए कवि किसी भी कल्पना की उड़ान को स्वीकार कर लेता है। यह रीतिकाल से अलग है, क्योंकि रीतिकाल और छायावाद में रुचिगत भिन्नता है। रीतिकाल में कवि अपने भाव के व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, आचार्यत्व पद हासिल करने के लिए या फिर कहें धन लाभ के लिए अनावश्यक अलंकारों का प्रयोग करता था या अलंकारों में दक्षता या चमत्कार का प्रदर्शन करता था। जबकि छायावादी कवि अपनी भाव की अभिव्यक्ति के लिए
अपनी रुचि के कारण अलंकारों का प्रयोग करता था और उसमें नयापन लाता था। यही कारण है कि पंत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अलंकार भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। ये एक बड़ी मानक रूप में मानी जा सकती है बात, जो छायावादी कवियों पर लागू होती है, कि वो अलंकार को भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार के रूप में स्वीकृत करते हैं। और यही कारण है कि पंत या छायावादी जो कवि है वह मानवीकरण, विशेषण विपर्य, विरोध चमत्कार या और ध्वन्यार्थ व्यंजना जैसे अलंकारों को अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ अलंकार किसी वस्तु से साम्य के लिए नहीं बल्कि उसके प्रभाव साम्य को महत्वपूर्ण मानता है। यानी कवि किसी वस्तु के प्रभाव को महत्वपूर्ण मानता है और यही कारण है कि उनके अलंकार में एक नयापन दिखता है। विशेष रूप से जब हम कविता की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की यदि हम कविता को देखें तो उसमें स्पष्ट आता है कि सबका निचोड़ लेकर तुम सूखे से जीवन में, सुख से सूखे जीवन में, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिम कंसा, आंसू इस विश्व सदन में। इस प्रकार कवि इस विश्व सदन में हिम कंसा, ये सब जो अलंकारिक विधान है, ये कवि एक नया रूप प्रस्तुत करता है। उसी तरह महादेवी मानती हैं अमरता, अमरता उसमें मनाती मरण त्योहार, मरण त्योहार के रूप में मनाई जा रही है। इस प्रकार एक नयापन आता है। बादल राग में निराला और कई स्थानों पर पंत की यदि प्रकृति में हम देखें तो बादल या प्रकृति को लेकर जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको नए रूप में व्यंजित करने के लिए अनेक अलंकारों का प्रयोग दिखाई पड़ता है, जो नए रूप में प्रस्तुत करता है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, उसे विप्लव के वीर के रूप में आह्वान करते हैं। उसी तरह पंत स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हैं, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यानी ये भाव की अस्पष्टता के लिए अलंकार का प्रयोग छायावादी कविता की विशेषता बन जाती है। नौका विहार करते समय पंत जो चित्रण करते हैं उसमें पूरी की पूरी गंगा के सौंदर्य का जो वर्णन आता है वो एक नए रूप में आता है। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख पे दीपत मृदु करतल। इस तरह से एक नएपन के साथ ही नायिका को चंद्रमा के रूप में या चंद्रमा के मुख से तुलना आम बात है, लेकिन चांदनी रात में नौका विहार करते समय जब पंत गंगा के सौंदर्य को तापस बाला के रूप में चित्रित करते हैं या फिर उसकी मुख की तुलना शशि मुख की पवित्रता और उसकी उज्ज्वलता से करते हैं तो एक नए अलंकार सौंदर्य का दर्शन होता है। इस प्रकार छायावादी कवि चाहे निराला हो, चाहे प्रसाद हो या फिर पंत हो या महादेवी वर्मा, इन सब ने अलंकारों के सौंदर्य में एक नयापन प्रस्तुत किया। विशेष रूप से सभी ने मानवीकरण को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिया और अन्य अलंकारों में भी जो पाश्चात्य या दूसरी जगहों के अलंकार थे उनको भी अपने स्थान दिया, जिसकी चर्चा की गई थी मानवीकरण, विशेषण विपर्य, विरोध चमत्कार और ध्वन्यार्थ व्यंजना। ऐसे अलंकारों का जो काफी कम पहले प्रयोग किए जाते थे, उनका छायावादी कवियों ने अपने भाव के अनुरूप अपनी कविता में स्थान दिया। इसी प्रकार एक अन्य विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं, वो विशेषता अब प्रतीक के रूप में देख सकते हैं कि छायावादी कविता में जो प्रतीक है वो भी एक नए अर्थ में आता है। इसमें यहाँ ध्यान देने की बात है कि छायावादी कविता की मूल स्वर जो था वो स्वाधीन चेतना। तो स्वाधीन चेतना होने के कारण कवि जब अपने भाव की अभिव्यक्ति करता है तो वो उस नए स्वाधीनता के भाव को हर चीज में देखता है, इसलिए वो अभिव्यक्ति को प्रकट करने में भी एक स्वाधीनता का महत्व, स्वाधीनता को स्वीकार करता है
वह हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव को व्यक्त करने के लिए उचित प्रयोग का चयन करता है और इसीलिए कहीं पर वह सूक्ष्म इंद्रिय बोध के आधार पर प्रतीकों का चयन करता है और कहीं कहीं विराट प्रतीक के आधार पर चयन करता है। पंत में यदि हम देखें तो विराट और सूक्ष्म दोनों तरह के प्रतीक मिलते हैं। विशेष तौर पर जो तृतीय वर्ष में आपको कविता पढ़नी है, आप परिवर्तन कविता, उसमें आप देखेंगे सूक्ष्म सौंदर्य भी है और विराट प्रतीक भी है। तो सूक्ष्म और विराट दोनों प्रतीक परिवर्तन कविता में मिल सकते हैं। उसी तरह नौका विहार में भी हम देखें तो छोटी सी लहर को प्रतीक के रूप में बात करते हैं वो, या विराट आकाश के रूप में उसके सौंदर्य को प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं। इस प्रकार पंत में सूक्ष्म और विराट दोनों तरह के रूप में, और जो विशेष रूप से जो आपको कविता पढ़नी है पंत की कविता नौका विहार और परिवर्तन, इन दोनों में सूक्ष्म और विराट प्रतीक देखे जा सकते हैं। उसी तरह निराला में भी विराट प्रतीक एक नए रूप में आता है। और यदि विशेष रूप से राम की शक्ति पूजा हम देखें तो राम की शक्ति पूजा में विराट प्रतीकों की अवव्यंजना की गई है अमानिशा जब वो कहते हैं तो पूरी के पूरे अर्थ में एक नए अर्थ और प्रतीक की व्यंजना होती है कि राम के निराशा वाले मन को एक नए प्रतीक के रूप में निराला प्रस्तुत करते हैं। विशेष रूप से पल्लव की भूमिका में पंत ने छायावाद की शैली के बारे में या छायावाद की अवव्यंजना शैली के बारे में भी विस्तृत चर्चा की है। कुल मिलाकर उनका मानना यह था या छायावादी कवि ये मानता है कि भाव के अनुरूप ही प्रतीकों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। वो प्रतीक निश्चित रूप से जो द्विवेदी युगीन प्रतीक थे उससे इतर थे। इसी कारण महादेवी की कविता में जो दीपक प्रतीक आता है वो आत्म पीड़ा या पर सुख के प्रतीक के रूप में आता है। जिस प्रकार दीपक जलता है और स्वयं जलकर वो दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार मीरा आधुनिक युग की मीरा के रूप में विख्यात महादेवी वर्मा भी दीपक के प्रतीक का इस्तेमाल करती है। इसी प्रकार बादल में भी बादल के रूप में भी निराला एक नए रूप में बात करते हैं और निराला प्रतीक के रूप में बादल को एक नए अर्थ में प्रस्तुत करते हैं जिसमें वो प्रकृति के सौंदर्य को ही स्थापित नहीं करता बल्कि उसके साथ साथ उसके जागरण और क्रांति के भाव को भी व्यक्त करता है। जिस प्रकार छायावादी कविता में जो प्रतीक है वो एक सामान्य रूप में ना कर विशिष्ट अर्थ में भी वो प्रयोग किया गया है जो अन्य कविता की धारा से अलग दिखाई देता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रसाद की रचना कामायनी में देखें तो कामायनी में जो श्रद्धा सर्ग है उस श्रद्धा सर्ग में भी नए रूप में प्रसाद प्रस्तुत करते हैं प्रतीक को। श्रद्धा के सौंदर्य को व्यंजित करने के लिए, उसके विराटता या उसके पवित्रता को व्यंजित करने के लिए वो इसी संसार के उपमानों को प्रस्तुत करते हैं जिसमें श्रद्धा के सौंदर्य को वर्णित करते हुए कहते हैं आह वो मुख पश्चिम के व्योम बीच तब घिरते हैं घनश्याम। यहाँ पर पूरी के पूरे उसके विराट सौंदर्य को प्रस्तुत करने के लिए वह सीधे सीधे सामने के उपमान को लिखते हैं। ये उपमान रीति काल में दुर्लभ थे, उनमें एक बनावटीपन था जो कि छायावादी कविता में नहीं दिखता। यहाँ पर एक कल्पनाशीलता है और कल्पनाशीलता के साथ साथ उसके प्रतीक को नए रूप में प्रस्तुत किया गया। आह वो मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हैं घनश्याम। ठीक उसी रूप में फिर आगे वो कहते हैं एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अस्त्रांत। इस तरह से एक नए नए प्रतीक के रूप में प्रसाद श्रद्धा के रूप को प्रस्तुत करते हैं। निराला भी एक जागरण के स्वर में प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं जब वो कहते हैं शेरों की मांद में आया है आज सियार जागो फिर एक बार। यहाँ जागरण में स्पष्ट है कि शेर का मांद भारत का प्रतीक है और दूसरे अर्थ में जो सियार है वो अंग्रेज है जो छल कपट से या चालाकी से इस पर शासन करना चाहते हैं। इस प्रकार निराला भी संकेत में बहुत बड़े प्रतीकात्मक अर्थ अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं। महादेवी भी अनेक रूपों में अपने प्रेम और या अपने व्यक्ति के लिए प्रतीक का इस्तेमाल करती हैं
और सूक्ष्मता के साथ साथ बिल्कुल स्पष्ट रूप में घोषणा करती हैं, बीन भी हूं मैं, रागनी भी हूं। इस प्रकार के प्रतीक महादेवी में दीपक के अलावा कई रूपों में एकान्विति के रूप में उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। इस तरह पंत भी नौका विहार में प्रतीकों को एक नए संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं जहाँ बनावटीपन नहीं है, जिसमें नौका विहार करते समय जो लहरों का उत्थान पतन है या लहरों की जो हल्की सी हलचल है, उसके लिए वो स्पष्ट करते हैं कि साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। इस लोहर की कोमलता और साड़ी के सिकुड़न दोनों को प्रतीकात्मक रूप में कवि यहाँ पर प्रस्तुत करता है। इस प्रकार छायावादी कविता में जो प्रतीक है या छायावादी कविता में जो अलंकार है, वो निश्चित तौर पर दिखावटीपन या बनावटीपन के अनुरूप नहीं है, बल्कि वह भावाभिव्यक्ति के कारण अपना रूप ग्रहण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छायावादी कविता में जो शिल्प पक्ष है या छायावादी कविता में जो शिल्प पक्ष का अलंकार और विशेष रूप से प्रतीक है, वह आकार साम्य के आधार पर ना होकर प्रभाव साम्य पर है, और वो उसका रूप विन्यास जो है वो आंतरिक सौंदर्य का परिणाम। यानी छायावादी कविता में जो भाव का सौंदर्य है, जो आंतरिक सौंदर्य है, वो अपने अनुरूप शिल्प की विशेषताओं को ग्रहण करता है। यानी कवि जैसा आंतरिक सौंदर्य महसूस करता है, उस आंतरिक सौंदर्य के अनुरूप वो अलंकारों का चयन करता है, चाहे वो अलंकार संस्कृत के हो या फिर अंग्रेजी के हो। ठीक उसी प्रकार अपने आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए छायावादी कवि उसी प्रतीक की अभिव्यंजना करता है, उसी प्रतीक को चयन करता है जो उसके भाव के बिल्कुल ठीक ठीक अनुरूप हो, उसके प्रभाव के साथ और उसकी रूप के साथ दोनों एक साथ मेल करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छायावादी कविता में जो अलंकार है या जो प्रतीक व्यंजना है, वह भाव के अनुरूप ही व्यंजित किए गए हैं, और ये दोनों विशेषताएं उनकी महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। अगले व्याख्यान में कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।